नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था की क्लासेस। और आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे अर्थव्यवस्था एक परिचय टॉपिक पर। अर्थव्यवस्था एक परिचय टॉपिक पर दोस्तों, और इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और अर्थशास्त्र की शाखाओं पर बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अर्थव्यवस्था जो कि अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पक्ष है, इस पर बातचीत करेंगे। और दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझेंगे और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं और आर्थिक संरचना के बारे में बातचीत करेंगे। और विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है इसको भी देखेंगे। और अंत में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों पर कि वस्तुओं को कौन कौन सी अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। तो दोस्तों चलिए आरंभ करते हैं आज के इस क्लास की। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं आज के इस सेशन की। तो अर्थव्यवस्था एक परिचय आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। और इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग आर्थिक क्रियाएं, शाखाएं और अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पक्ष, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, आर्थिक संरचना, इन सभी पर बातचीत करेंगे। तो एक एक करके दोस्तों बातचीत करते चलते हैं, समझते चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि टॉपिक अर्थव्यवस्था एक परिचय आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था एक परिचय में हम लोग बातचीत करेंगे अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ। अर्थशास्त्र का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ। तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों धन का विज्ञान। तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? धन का विज्ञान है। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन और उससे संबंधित सभी पक्षों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। तो पूरा क्या किया जाता है दोस्तों? सभी पक्षों का है ना समग्रता से अध्ययन और विश्लेषण जिसके अंतर्गत करते हैं दोस्तों, वो क्या है? वो हमारा क्या है? अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोनोमिया से हुई है। तो अर्थव्यवस्था जो शब्द है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोनोमिया से हुई है, जिसमें ओइकोस का अर्थ होता है घरेलू और घरेलू डोमेस्टिक, और नोमोस का अर्थ होता है दोस्तों प्रबंध। तो घर की वस्तुओं का प्रबंध क्या कहलाता है दोस्तों? घर की वस्तु का प्रबंध क्या कहलाता है दोस्तों? अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का समग्रता पूर्वक अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोनोमिया से हुई है, जिसमें ओइकोस का अर्थ होता है घरेलू डोमेस्टिक और नोमोस का अर्थ होता है दोस्तों प्रबंध। तो घरेलू वस्तुओं का प्रबंध करना क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो घर की वस्तुओं का प्रबंध करना क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। और ये परिभाषा दोस्तों जो हमारे प्राचीन दार्शनिक अरस्तु महोदय थे उन्होंने दी थी। तो अरस्तु महोदय ने क्या बताया कि अर्थव्यवस्था क्या है? घरेलू है ना वस्तुओं का प्रबंध करना ही क्या है? अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमी है। अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। तो अर्थशास्त्र के दोस्तों 5 प्रमुख स्तंभ हैं, याद रखेंगे। अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख स्तंभ होते हैं। पहला है उत्पादन, ठीक है दोस्तों। दूसरा है उपभोग,
तीसरा है वितरण, चौथा है विनिमय, पांचवा है लोक वित्त। तो अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख स्तंभ उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और लोक वित्त हैं। तो याद रखेंगे, अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और लोक वित्त का क्या किया जाता है दोस्तों, अध्ययन किया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आधुनिक अर्थशास्त्र में उपर्युक्त परंपरागत क्षेत्रों के अतिरिक्त आधुनिक अर्थशास्त्र में क्या है दोस्तों, जो 5 क्या है क्षेत्र 5 जो स्तंभ बताए गए हैं, उनके अलावा क्या है दोस्तों, परंपरागत क्षेत्रों के अध्ययन के साथ साथ अनेक नई संकल्पनाओं का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे राजस्व, धन, जन कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, बैंकिंग आदि। तो आधुनिक अर्थशास्त्र में क्या है दोस्तों, आधुनिक अर्थशास्त्र में जो उपयुक्त परंपरागत क्षेत्र थे उनके अध्ययन के साथ साथ अनेक नई क्या है संकल्पनाओं, अनेक क्या है दोस्तों, नई संकल्पनाओं, याद रखेंगे, अनेक नई संकल्पनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो नई संकल्पनाओं में दोस्तों जैसे राजस्व हो गया, जन कल्याण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, विदेशी विनिमय हो गया, बैंकिंग, इन सब का क्या कर रहे हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जा रहा है। इन नई संकल्पनाओं का अध्ययन आधुनिक अर्थशास्त्र में किया जाता है। और जो पुरानी हमारी परिभाषा अरस्तु महोदय ने दी थी, तो वो परिभाषा थी दोस्तों, वो बहुत पुरानी परिभाषा थी। उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर राजस्व, जन कल्याण, है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, बैंकिंग जैसे संकल्पनाएं नहीं थी। तो उन्होंने घर के जो है तो वस्तुओं के प्रबंध को ही क्या माना था, अर्थव्यवस्था माना था। तो इस तरह से दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्र में जो परंपरागत क्षेत्र के अध्ययन था उसके साथ साथ अनेक नई संकल्पनाओं का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे राजस्व, जन कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, बैंकिंग आदि क्षेत्रों का क्या किया जाता है दोस्तों, अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा के संबंध में विद्वानों में मत भेद है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा के संबंध में विद्वानों ने क्या कहा है। तो विद्वानों ने जो कहा है तो उसको थोड़ा सा एक एक विद्वानों का नाम और उनकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा में विद्वानों ने क्या मत दिया, तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा दोस्तों, तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। एडम स्मिथ ने क्या कहा दोस्तों कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो अल्फ्रेड मार्शल महोदय ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। और एडम स्मिथ महोदय ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। और रॉबिन्स महोदय ने अपनी परिभाषा में बताया कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। रॉबिन्सन ने क्या बताया दोस्तों, रॉबिन्स ने बताया कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन है। तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार और उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन है। तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र रॉबिन्स महोदय के अनुसार मानव व्यवहार तथा उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच का संबंध है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो 3 विद्वानों के मत हमने देखा। अल्फ्रेड मार्शल महोदय ने क्या बताया कि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। तो अर्थशास्त्र क्या है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। अल्फ्रेड मार्शल महोदय ने बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। अल्फ्रेड मार्शल महोदय की परिभाषा, अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। एडम स्मिथ महोदय अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताते हैं। और रॉबिन्स महोदय क्या कहते हैं कि ये मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर यह कहना उचित होगा, विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर यह कहना उचित होगा कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसकी धुरी क्या है दोस्तों, धन के चारों ओर घूमती है। तो अगर
इन विद्वानों की परिभाषाओं को आधार बनाएं तो हम यह कह सकते हैं दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक प्रकार का क्या है, साइंस है, एक प्रकार का विज्ञान है, जिसकी जो धुरी है वो क्या है, धन के चारों ओर घूमती है। जिसकी धुरी क्या है दोस्तों, धन के चारों ओर घूमती है, और जिसके माध्यम से आर्थिक विकास, और इसी के माध्यम से आर्थिक विकास, जन कल्याण एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो जिसके माध्यम से आर्थिक विकास, जन कल्याण एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसकी धुरी धन के चारों ओर घूमती है, और इसके माध्यम से आर्थिक विकास, जन कल्याण एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एडम स्मिथ 1723-1790 को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है दोस्तों, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 1723-1790 इनका टाइम पीरियड है। तो 1723-1790 को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उनकी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, नेशंस से ही है ना शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्भव माना जाता है। तो याद रखेंगे, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आधुनिक अर्थशास्त्र, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों याद रखेंगे, जो क्या था, कौटिल्य को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थशास्त्र का जनक इसको कौटिल्य को कहते हैं, और एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक कहें या आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहें, याद रखेंगे एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उनकी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस से ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्भव माना जाता है। तो जो क्या है, शास्त्रीय अर्थशास्त्र है दोस्तों, उसका उद्भव कहाँ से माना जाता है, तो उसका उद्भव एडम स्मिथ महोदय की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहीं से क्या हुआ है, शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्भव माना जाता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी विज्ञानों की रानी है। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन की ये परिभाषा आप लोग याद रखेंगे। यदि मेंस में आपको इस तरह से लिखा आ जाए, है ना, परिभाषा यदि आपसे पूछी जाए, तो आप लोग बताएंगे कि प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम है, और सभी विज्ञानों की क्या है, रानी है। और जितने भी विज्ञान हैं उन सभी की रानी किसको कहा गया है, तो अर्थशास्त्र को कहा गया है। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने कहा, बताया, उन्होंने अपनी परिभाषा में बताया कि अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी विज्ञानों की रानी है। इकोनॉमिक्स इज द ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट्स एंड द न्यूएस्ट ऑफ द साइंस एंड इंडीड द क्वीन ऑफ ऑल द सोशल साइंसेज। ठीक है दोस्तों, तो इकोनॉमिक क्या है, कला समूह में प्राचीनतम है और विज्ञान समूह में नवीनतम है, और सभी विज्ञानों की क्या है, रानी कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, तो सभी विज्ञानों की इसको रानी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र की क्या परिभाषाएं हैं, तो पहली परिभाषा है, अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है। तो अर्थशास्त्र क्या है, उस अवधारणा का अध्ययन है जो यह बात करता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है। तो समाज क्या करता है दोस्तों, किस तरीके से जो समाज के दुर्लभ संसाधन है उनकी मदद लेकर के, है ना, मूल्यवान, है ना, वैल्यूएबल क्या करे, प्रोडक्ट बना ले, तैयार कर ले। दूसरी परिभाषा है दोस्तों, व्यक्ति, फर्म,
सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करती हैं और यह चयन संसाधनों के उपयोग से समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। तो व्यक्ति हो गया दोस्तों, फर्म हो गया, व्यक्ति हो गया, कोई फर्म हो गई, सरकार हो गई, एवं जो अन्य संस्थान हैं वो समाज में अपने विकल्पों का चयन किस तरह से करते हैं, समाज में अपने विकल्पों का चयन किस तरीके से करती हैं और यह चयन संसाधनों के उपयोग से समाज को किस तरह से प्रभावित करता है और ये जो चयन उनके द्वारा किया जाता है ये समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है दोस्तों, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में पहली तो है कि अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो यह बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है। तो समाज किस तरह से क्या करता है, जो दुर्लभ संसाधन है उनकी मदद लेकर के मूल्यवान है ना उत्पाद को क्या करता है, तैयार करता है, बनाता है। दूसरी परिभाषा, व्यक्ति, फर्म, सरकार और अन्य जो संस्थाएं हैं वो समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करती हैं, किस तरीके से करती हैं और यह चयन संसाधनों के उपयोग से समाज को किस तरीके से प्रभावित करता है, इन सब का जो सम्मिलित अध्ययन है वो क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र को। तो अर्थशास्त्र को हम लोग दोस्तों विज्ञान के रूप में देखेंगे और कला के रूप में देखते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है विज्ञान के रूप में, अर्थशास्त्र को विज्ञान के रूप में, तो विज्ञान के रूप में विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, पूर्व अनुमान पर आधारित होता है, विभिन्न नियमों का पालन एवं प्रतिपादन किया जाता है, विभिन्न नियमों का पालन एवं प्रतिपादन होता है, कार्य कारण प्रभाव के संबंधों की व्याख्या होती है। तो अर्थशास्त्र का जब हम विज्ञान के रूप में अध्ययन करते हैं तब इसमें क्या होता है, विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, पूर्व अनुमान पर, जो कि पूर्व अनुमान पर आधारित होता है, विभिन्न नियमों का पालन एवं प्रतिपादन किया जाता है, कार्य कारण प्रभावों के संबंध की व्याख्या, कार्य कारण के प्रभावों के संबंध की इसमें व्याख्या की जाती है। कला के रूप में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो दैनिक जीवन से संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं, व्यावहारिकता से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं, कार्यकुशलता से लक्ष्य पूर्ति की बात करते हैं और दैनिक जीवन से कलात्मक इसका संबंध का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो याद रखेंगे कि जब अर्थशास्त्र का क्या करते हैं, विज्ञान के रूप में अध्ययन होता है तो विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, पूर्व अनुमान पर आधारित अध्ययन, विभिन्न नियमों का पालन एवं प्रतिपादन उसमें होता है, कार्य कारण प्रभावों के संबंध की व्याख्या करी जाती है। और कला के रूप में जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो दैनिक जीवन से संबंधित होता है, व्यावहारिकता से संबंधित होता है, कार्य कुशलता से लक्ष्य की क्या होती है, पूर्ति होती है और दैनिक जीवन से कलात्मक क्या है, इसका संबंध होता है, दैनिक जीवन से इसका कलात्मक संबंध होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो पुस्तक का नाम और उसके बाद दोस्तों किस सन में पुस्तक को लिखा गया और किसने लिखा, ये इस तरह से इसमें है। तो देख लेते हैं दोस्तों, पहली पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स याद रखेंगे 1890 में अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा लिखी गई। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1819 अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा लिखी गई। नेचर एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है दोस्तों, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज 1932 में रॉबिन्स महोदय के द्वारा लिखी गई। द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट J.M. किन्स के द्वारा लिखी गई। तो द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट J.M. किन्स की पुस्तक है। सीधा सीधा दोस्तों इन पुस्तकों का नाम है ना एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप लोग एज इट इज याद कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1819 अल्फ्रेड मार्शल। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज 1932 रॉबिन्स। तीसरी पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट J.M. किन्स महोदय की है।
तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग विभिन्न क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लोग क्या होते हैं, अलग अलग क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं, जिन्हें दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इनको क्या कर सकते हैं, दो रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। लोग क्या होते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग क्रियाओं में क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, अलग अलग क्रियाओं में क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं। इन क्रियाओं को दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला रूप है आर्थिक क्रियाएं। पहला रूप क्या है दोस्तों, आर्थिक क्रियाएं। दूसरा रूप है दोस्तों अनार्थिक क्रियाएं। तो पहला रूप जो आर्थिक क्रियाएं हैं, तो आर्थिक क्रियाओं में मानव द्वारा धर्म व संपत्ति से संबंधित सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो मानव द्वारा धर्म व संपत्ति से संबंधित सभी क्रियाएं क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इनका मापन मौद्रिक मूल्य के माध्यम से किया जाता है। इनका मापन मौद्रिक मूल्य के माध्यम से किया जाता है। इसलिए यह क्रियाएं राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि करती हैं। इसलिए ये जो क्रियाएं हैं वो क्या करती हैं, राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि करती हैं। उदाहरण कोई व्यवसाय करना, नौकरी करना आदि। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं दोस्तों, मानव द्वारा धर्म व संपत्ति से संबंधित, मनुष्य के द्वारा धर्म और संपत्ति से संबंधित सभी क्रियाएं क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और इनका मापन मौद्रिक मूल्य के माध्यम से किया जाता है। इसलिए यह क्रियाएं राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि करती हैं। तो इसलिए ये जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं ये क्या करती हैं, राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि करती हैं। उदाहरण के लिए है ना, यदि कोई व्यवसाय किया जाए या कोई नौकरी किया जाए जिससे क्या होता है, मुद्रा प्राप्त हो, तो ये क्रियाएं क्या कहलाएंगी, आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। आगे दोस्तों अनार्थिक क्रियाएं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अनार्थिक क्रियाएं तो मानव द्वारा सामाजिक, धार्मिक अथवा भावनात्मक आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किए गए सभी कार्य अनार्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आते हैं। तो मानव द्वारा सामाजिक, धार्मिक अथवा भावनात्मक, तो मानव के द्वारा सामाजिक, धार्मिक अथवा भावनात्मक आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किए गए सभी कार्य अनार्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आते हैं। तो जो सभी कार्य हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं, अनार्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आते हैं। इन कार्यों से व्यक्ति को आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है, ना कि धन की। ठीक है, धन की संतुष्टि नहीं होती है, आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए जरूरतमंद की सहायता करना, रक्तदान करना आदि क्या है, अनार्थिक क्रियाएं हैं। तो याद रखेंगे आर्थिक क्रियाओं में क्या होता है, धन की प्राप्ति होती है, और अनार्थिक क्रियाओं में क्या होता है, आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो जिन क्रियाओं के द्वारा आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हो, स्वयं को संतुष्टि प्राप्त हो, वो क्या है, अनार्थिक क्रियाएं हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। जैसे कि जरूरतमंद की मदद करना, सहायता करना, रक्तदान करना आदि क्या है, अनार्थिक क्रियाएं हैं। और ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है, धन प्राप्त होता है ना, उसको क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे नौकरी कर लेना है ना, कोई व्यवसाय करना जिसके द्वारा क्या होता है, धन की प्राप्ति होती है ना, उसको क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था की क्रियाएं। अर्थव्यवस्था की क्रियाएं, तो अर्थव्यवस्था में प्रमुख हम लोगों ने पहले इनके स्तंभों के रूप में इनको देखा था। तो अर्थव्यवस्था की क्रियाओं में उत्पादन, उपभोग, उत्पादन सबसे पहला उत्पादन, प्रोडक्शन, उपभोग, कंजप्शन, विनिमय, एक्सचेंज, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या है दोस्तों, लोक राजस्व, लोक राजस्व। ठीक है दोस्तों, पब्लिक रेवेन्यू। तो अर्थव्यवस्था की क्रियाओं में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, लोक राजस्व आते हैं। तो अर्थव्यवस्था की क्रियाओं में क्रमशः उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और लोक राजस्व का अध्ययन किया जाता है। तो उत्पादन क्या है दोस्तों, उत्पादन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है। तो उत्पादन क्या है दोस्तों, एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें क्या होता है, वस्तु की उपयोगिता
या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है। तो वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है। उत्पादन में श्रम, पूंजी व तकनीक आदि का व्यापक महत्व होता है। उत्पादन में श्रम, पूंजी और तकनीक का क्या होता है? व्यापक महत्व होता है। अतः यह विषय भी अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो यह विषय भी क्या किया जाता है? अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। पारिभाषिक रूप से हम कह सकते हैं कि उत्पादन के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा सेवा का आवश्यकता के अनुरूप निर्माण या उपयोग किया जाता है, जिससे उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। तो उत्पादन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है। उत्पादन में श्रम, पूंजी व तकनीक आदि का व्यापक महत्व होता है और यह विषय क्या होता है? अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। पारिभाषिक रूप से हम कह सकते हैं कि उत्पादन के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा सेवा की आवश्यकता के अनुरूप निर्माण या उपयोग किया जाता है, जिससे उसकी संरचना में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? वस्तु की संरचना में परिवर्तन होता है। तो ये क्या होता है? उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन का निर्गत, आगत को निर्गत में बदलना उत्पादन है। तो आगत को क्या करना? निर्गत में बदलना उत्पादन कहलाता है। आगत को निर्गत में बदलना उत्पादन है। याद रखेंगे, आगत को निर्गत में बदलना उत्पादन है। तो उत्पादन क्या होता है? उत्पादन के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा सेवा का आवश्यकता के अनुरूप निर्माण किया जाता है या उपयोग किया जाता है, जिससे उसकी संरचना में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं उपभोग क्या होता है। तो उत्पादन का उपयोग, जो उत्पादन होता है उसका उपयोग करना उपभोग कहलाता है। तो जो भी क्या हो, वस्तु उत्पादित की गई हो उसका उपयोग करना उपभोग कहलाता है। यूज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कंजप्शन। यूज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कंजप्शन। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और उपभोग क्या है? इस प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें क्या होता है? उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जिससे क्या होता है? उत्पादन के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति होती है। उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादकों को मूल्य चुकाकर आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है। तो उत्पादकों को क्या होता है? उत्पादकों का मूल्य चुका करके क्या होता है? आवश्यक वस्तुओं को इसमें प्राप्त करते हैं। निवेश क्या होता है? निवेश वह आर्थिक क्रिया है। निवेश क्या है? वह आर्थिक क्रिया है जिससे उत्पादन का विस्तार किया जाता है। तो निवेश के द्वारा क्या होता है? उत्पादन का विस्तार किया जाता है। जैसे आप आज कोई क्या कर लेते हैं? भूमि खरीद लेते हैं और उस भूमि में आपने पैसे लगा दिया है, तो वो क्या होगा? वो भूमि आपके लिए क्या होगी? निवेश का कार्य करेगी, क्योंकि भविष्य में वो भूमि आपके जो है तो उत्पादन के लिए उत्पादन का विस्तार करेगी। तो निवेश वह आर्थिक क्रिया, निवेश क्या है? वह आर्थिक क्रिया है जिसमें उत्पादन का विस्तार किया जाता है। तो निवेश क्या है? एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है जिसमें क्या होता है? उत्पादन का विस्तार किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके, ताकि अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। तो निवेश इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। इसके लिए क्या होता है? निवेश किया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, विनिमय क्या होता है? विनिमय, विनिमय क्या होता है? तो विनिमय का सामान्य अर्थ वस्तुओं के आदान प्रदान से होता है। तो कोई वस्तु लेना या कोई वस्तु देना, ये क्या है? विनिमय है। तो किसी वस्तु को लेना और उसके बदले में कुछ देना क्या कहलाएगा? विनिमय कहलाएगा। तो विनिमय का सामान्य अर्थ वस्तुओं के आदान प्रदान से होता है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र में विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री से है। तो आधुनिक जो अर्थशास्त्र है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, इसमें क्या है? विनिमय एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध क्या होता है? वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री से होता है। यह क्रिया धन राशि या मूल्य द्वारा की जाती है। और ये जो क्रिया है ये धन के द्वारा, धनराशि के द्वारा या मूल्य के द्वारा, धनराशि या मूल्य द्वारा की जाती है।
इसलिए उत्पादन मूल्य, इसको क्या कहते हैं, विनिमय को उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ बाजार की अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना है। तो जिसका क्या है अर्थ, बाजार की अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर उत्पाद का मूल्य निर्धारण किया जाता है, जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं एकाधिकार आदि। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं एकाधिकार आदि क्या है, मूल्य निर्धारण करते हैं। तो विनिमय को दो भागों में बांटा जा सकता है। विनिमय को क्या है, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है वाणिज्यिक विनिमय, कमर्शियल एक्सचेंज। दूसरा है दोस्तों व्यापारिक विनिमय, ट्रेड एक्सचेंज। तो कमर्शियल और ट्रेड दो प्रकार के विनिमय होते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं। वितरण क्या है, तो किसी कंपनी, संस्था या देश के द्वारा, किसी कंपनी, संस्था या देश के द्वारा निर्मित वस्तु या सेवा को नागरिक एवं उपभोक्ता तक पहुंचाने का तंत्र ही वितरण प्रणाली है। तो किसी कंपनी, संस्था या देश के द्वारा जो कुछ भी बनाया गया है, निर्मित वस्तु या सेवा है, उसको नागरिक एवं उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का जो तंत्र है उसको क्या कहते हैं, वितरण सिस्टम कहा जाता है। वितरण वह अध्ययन है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि देश में जो उत्पादन किया जाता है। वितरण वह अध्ययन है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि देश में जो उत्पादन किया जाता है उसका देश की राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का वितरण वेतन, मजदूरी तथा लाभ के रूप में कैसे किया जाए। तो वितरण वह अध्ययन है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि देश में जो उत्पादन किया जाता है उसका देश की राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद के वितरण में वेतन, मजदूरी तथा लाभ के रूप में उसका कैसे प्रयोग किया जाए, उसका कैसे उपयोग किया जाए। तो ये क्या होता है, वितरण कहलाता है। तो वितरण वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध उत्पादन के साधनों की कीमतों से है। तो वितरण क्या है दोस्तों, वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध उत्पादन के साधनों की कीमतों से है, जैसे जमीन, भूमि, श्रमिक, पूंजी तथा उपक्रम। तो जमीन, भूमि है ना, श्रमिक, लेबर है ना, पूंजी, कैपिटल और उपक्रम, टेक्नोलॉजी आदि इसी साधन मूल्यांकन आदि को साधन मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो इन सभी को क्या कहते हैं, साधन मूल्यांकन भी कहते हैं। जैसे जमीन का मूल्य अर्थात किराया प्राप्त होगा। जमीन का मूल्य, जमीन यदि कोई देगा तो उसका किराया मिलेगा। श्रम का मूल्य क्या होता है, मजदूरी होती है। और पूंजी का मूल्य अर्थात ब्याज मिलता है, पूंजी के बदले क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। और उपक्रम या उद्यम का मूल्य क्या होता है, लाभ होता है। कोई यदि क्या करता है, कोई व्यक्ति उपक्रम स्थापित करता है, कोई उद्यम लगाता है ना, कोई क्या करता है, इंडस्ट्री लगाएगा, तो उससे उसको क्या होगा, लाभ मिलेगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र का महत्व। अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, तो अर्थशास्त्र के महत्व को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। पहला महत्व है सैद्धांतिक और दूसरा क्या है, व्यावहारिक। तो पहला जो सैद्धांतिक महत्व है वो क्या है, ज्ञान में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र के अध्ययन के कारण है ना, ज्ञान में वृद्धि होती है, सिद्धांतों की समझ में वृद्धि होती है, तर्क शक्ति बढ़ती है, विश्लेषण करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है, कल्याण में वृद्धि होती है और अन्य शास्त्रों से इसके संबंध के ज्ञान में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। और व्यावहारिक महत्व इसका है, उत्पादकों को लाभ होगा, जो अर्थशास्त्र का क्या कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, जो उत्पादक उनको लाभ मिलेगा। श्रमिक को यदि अर्थशास्त्र समझ में आती है तो उनको भी लाभ मिलेगा, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, व्यापारियों को लाभ होगा, राजनीतिज्ञों को लाभ होगा, प्रबंधकों को लाभ होगा, वैज्ञानिकों को लाभ होगा, विद्यार्थियों को लाभ होगा और सरकार को भी लाभ होगा। तो याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र का महत्व सैद्धांतिक भी है और व्यावहारिक भी है। सैद्धांतिक महत्व में ज्ञान में वृद्धि, सिद्धांतों में वृद्धि, तर्क शक्ति में वृद्धि, विश्लेषण करने की क्षमता में वृद्धि, कल्याण में वृद्धि, अन्य शास्त्रों के संबंध में ज्ञान में भी वृद्धि होती है
व्यावहारिक महत्व के रूप में उत्पादकों को लाभ मिलेगा, श्रमिकों को लाभ मिलेगा, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, व्यापारियों को लाभ मिलेगा, राजनीतिज्ञों को लाभ मिलेगा, प्रबंधकों को लाभ मिलेगा, विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा और क्या है दोस्तों, वैज्ञानिकों को लाभ मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक और व्यावहारिक महत्व हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं अर्थशास्त्र की शाखाओं को, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की शाखाएं। तो अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की क्या है, दो शाखाएं हैं। पहली तो शाखा है इसकी व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी है इसकी समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्यतः आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्यतः आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता एडम स्मिथ थे। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके जो प्रणेता हैं वो कौन है, एडम स्मिथ हैं। याद रखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्यतः आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इकोनॉमिक यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्यतः आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता एडम स्मिथ थे। व्यक्ति और व्यक्तियों के छोटे समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है तो वो अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। तो उसको क्या कहेंगे कि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र। यदि किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का क्या किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाएगा। प्रोफेसर बिल्डिंग के अनुसार विशेष फर्म, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत मजदूरी, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उद्यमों तथा विशेष वस्तुओं का व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन इसमें शामिल है। तो इसमें क्या है, विशेष फर्म हो गया, विशेष परिवार हो गए, व्यक्तिगत मजदूरी हो गई, व्यक्तिगत आय हो गई, व्यक्तिगत किसी का उद्यम हो गया तथा विशेष वस्तुओं का व्यक्तिनिष्ठ जो अध्ययन किया जाता है उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है, बिल्डिंग महोदय ने बताया है। आगे दोस्तों, स्पष्ट रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य बाजार में मांग व पूर्ति की व्यवस्था को बनाए रखना तथा उपभोग और मांग के अन्य तत्व की पहचान करना है। तो स्पष्ट रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है वो बाजार में मांग व आपूर्ति की व्यवस्था को बनाए रखना तथा उपभोग और मांग के अन्य तत्वों की पहचान करना है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन तीन सिद्धांतों के आधार पर कर सकते हैं दोस्तों। तीन सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। वस्तु मूल्य निर्धारण सिद्धांत, जिसको कीमत सिद्धांत कहते हैं, और इसमें क्या है दोस्तों, मांग का नियम और उत्पादन एवं लागत सिद्धांत शामिल है, और साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत या वितरण सिद्धांत जिसको कहते हैं दूसरा सिद्धांत है। इसमें मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ ये शामिल हैं, और आर्थिक कल्याण सिद्धांत। तो तीन सिद्धांत इसमें हैं। वस्तु मूल्य निर्धारण सिद्धांत जिसको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, इसमें मांग का नियम, उत्पादन एवं लागत सिद्धांत शामिल है, और साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, वितरण सिद्धांत है। ये मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ से संबंधित हैं। आर्थिक कल्याण सिद्धांत, और तीसरा क्या है दोस्तों, आर्थिक कल्याण सिद्धांत है। आगे क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मैक्रोस से हुई है, जिसका बृहद या बड़ा अर्थ होता है। तो जिसका अर्थ क्या है, बृहद या बड़ा होता है। इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र का सरोकार अर्थव्यवस्था की संपूर्ण निष्पादन क्षमता से होता है। तो जो व्यापक क्या है, अर्थशास्त्र है, उसका सरोकार क्या होता है, अर्थव्यवस्था की संपूर्ण निष्पादन क्षमता से होता है। यह अर्थव्यवस्था की समस्याओं जैसे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी आदि के अध्ययन से संबंधित है। तो मुद्रास्फीति जो समष्टि अर्थशास्त्र है, ये अर्थव्यवस्था की समस्याओं जैसे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी आदि के अध्ययन से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता तथा
अनुन्याश्रितता समझने का प्रयास अनुन्याश्रितता समझने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय आय, बचत, व्यापार की व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों का निर्धारण तथा उसकी प्राप्ति के प्रयास का भी अध्ययन सम्मिलित है। तो याद रखेंगे, अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता तथा अनुन्याश्रितता समझने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय आय, बचत, व्यापार की व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लक्ष्यों का निर्धारण तथा उसकी प्राप्ति का प्रयास भी शामिल है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की क्या है? वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। एम.एच. स्पेंसर के अनुसार समष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े व्यापक क्षेत्रकों से है जिसके अंतर्गत ऐसी समस्याएं होती हैं जैसे बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति की दर, सकल घरेलू उत्पाद आदि। तो ऐसी समस्याओं को शामिल किया जाता है जिनमें बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति की दर, सकल घरेलू उत्पाद आदि को शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का आरंभ करने का श्रेय अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है। तो अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र को आरंभ करने का जो श्रेय है ये अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है, जब उन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में सन 1930 के दशक की वैश्विक मंदी के समाधान का सुझाव दिया था और कहा कि मंदी की समस्या का समाधान अर्थव्यवस्था में छिपा है। तो अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र को आरंभ करने का जो श्रेय है ये अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है, जब उन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में सन 1930 के दशक की वैश्विक महामंदी के समाधान का सुझाव दिया था और कहा कि मंदी की समस्या का जो समाधान है वो अर्थव्यवस्था में छिपा है। तो जो मंदी की समस्या का समाधान है वो किसमें छिपा है? अर्थव्यवस्था में छिपा है। ये कहा था जॉन मेनार्ड कीन्स ने, जिनको समष्टि अर्थशास्त्र का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पक्ष। अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार से संबंधित सभी क्रियाकलाप शामिल है। अर्थव्यवस्था के माध्यम से एक निश्चित क्षेत्र या देश में रहने वाले लोग अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही एक निश्चित क्षेत्र या देश में रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, विकासशील विश्व की अर्थव्यवस्था इत्यादि। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं प्रगति के स्तर को दर्शाती है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? किसी देश या क्षेत्र विशेष में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं प्रगति के स्तर को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था एक सामान्य व्यक्ति से लेकर संगठनों तथा कंपनियों, सरकारों तक सभी से संबंधित होती है। यह इन सबको प्रभावित करती है। ये क्या करती है? इन सभी को प्रभावित करती है तथा इन सब से भी प्रभावित होती है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? इन सबको प्रभावित भी करती है और इन सब से प्रभावित भी होती है। तो किसी अर्थव्यवस्था में निहित संसाधनों का उसके लोगों की खुशहाली के लिए किस प्रकार उपयोग या दोहन किया जाए, इस विवाद का प्रारंभ एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 ईस्वी से माना जाता है। तो किसी अर्थव्यवस्था देश में निहित संसाधनों का उसके लोगों की खुशहाली के लिए किस प्रकार उपयोग या दोहन किया जाए, इस विवाद का प्रारंभ एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 ईस्वी से माना जाता है।
आगे देख लेते हैं दोस्तों, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित रूपों में, अर्थव्यवस्था के प्रकार में नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है दोस्तों? उदारवादी अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेप की नीति, निजी स्वामित्व, हस्तक्षेप की नीति पर बल दिया जाता है और इसमें निजी स्वामित्व होता है। प्रतियोगिता पर बल रहता है। मांग और आपूर्ति के नियमों के आधार पर वितरण होता है। बाजार की शक्तियां इसमें केंद्र में होती हैं। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था, हस्तक्षेप की नीति, निजी स्वामित्व, प्रतियोगिता पर बल, मांग और आपूर्ति के नियमों के आधार पर वितरण, बाजार की शक्तियां केंद्र में होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है दोस्तों? समाजवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। संसाधनों पर सरकार का बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रण होता है। मांग, आपूर्ति तथा प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित होते हैं। योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण किया जाता है। राज्य की कल्याणकारी इसमें भावना होती है। आगे दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? राज्य एवं निजी दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। बाजार, गैर बाजार दोनों घटक एक साथ उपस्थित होते हैं। मिश्रित मूल्य और निजी स्वामित्व, मिश्रित मूल्य और निजी स्वामित्व नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार में विकास के आधार पर वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन तरह की है: विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरी है दोस्तों विकसित अर्थव्यवस्था। तो अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन: अविकसित, अल्प विकसित या विकासशील तथा विकसित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के प्रकार वैश्विक संबंधों के आधार पर, तो वैश्विक संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, और बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी, ये क्या है? वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण। उदारवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश, इन्वेस्टमेंट, उत्पादन के साधनों, उत्पाद के वितरण और धन के विनिमय पर मुख्यतः निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। सभी आर्थिक क्रियाकलाप अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं और बाजार की शक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा ही बाजार के स्वरूप का निर्धारण करती है। पूंजी एवं पूंजीपतियों का बाजार पर नियंत्रण होने के कारण इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और उदारवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पूंजी निवेश, इन्वेस्टमेंट, उत्पादन के साधनों, उत्पाद के वितरण और धन के विनिमय पर मुख्यतः निजी क्षेत्र का क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था है तो याद रखना है कि निजी क्षेत्र का नियंत्रण होगा, है ना। पूंजीपतियों का बाजार पर नियंत्रण होने के कारण इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यह व्यवस्था एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर, लेसेज फेयर के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें सरकार का बाजार पर क्या होता है? न्यूनतम नियंत्रण होता है। सरकार का क्या होता है? बाजार पर न्यूनतम नियंत्रण होता है। इसलिए संसाधनों का मुक्त प्रवाह होता है। इसीलिए जो संसाधन है उनका क्या होता है? मुक्त प्रवाह होता है। अधिकांश विकसित देशों में उदारवादी अर्थव्यवस्था ही अपनाई गई है। तो ज्यादातर क्या है, विकसित देश हैं वहां पर उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही अपनाई गई है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में उदारवादी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रकार है दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। तो जो सभी क्या होती हैं? आर्थिक गतिविधियां होती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सभी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनका संचालन एवं नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है। अर्थात उत्पादन के साधनों, उत्पादों एवं उनके वितरण, उत्पादन के जो साधन हैं
उत्पाद हैं और उनके वितरण पर क्या होता है, सार्वजनिक स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व नहीं होता है। इस प्रकार इस अर्थव्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है, इसमें सरकार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, लाभ प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि लोगों का कल्याण करना होता है, बल्कि लोगों का कल्याण करना होता है, वेलफेयर ऑफ पीपुल करना होता है। इसलिए बाजार की शक्तियां नियंत्रित रहती हैं और आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ का वितरण सरकार द्वारा किया जाता है, और जो आर्थिक गतिविधियों से लाभ प्राप्त होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन करता है, तो वो सरकार करती है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण पूर्व सोवियत संघ क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी वहां पर है। आगे दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था के इस स्वरूप में उदारवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, उदारवादी के गुण और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। इस समय सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। तो इस समय क्या होता है, जो सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र हैं वो क्या करते हैं, आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता व समाज के वंचित व पिछड़े वर्ग के कल्याण, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम होती है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता व समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के कल्याण, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम होती है। तो दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने में क्या होती है, सरकार सक्षम होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जो कि क्या है, सरकार व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और साथ ही साथ समाज के वंचित व पिछड़े वर्ग के कल्याण उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम होती है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना वर्ष 1929 की महामंदी के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों के समाधान के रूप में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से प्रेरित थी। तो जो जॉन मेनार्ड कीन्स थे उनके विचारों से ये मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रेरित थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, विकास के आधार पर वर्गीकरण। तो विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था, विकसित, अविकसित, विकासशील। तो अविकसित अर्थव्यवस्था उन स्थानों, देशों को अविकसित कहा जाता है जहां तीनों प्रकार के साधनों, प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय में से कोई भी एक नगण्य है। तो प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय में से कोई भी एक संसाधन जहां नहीं है, उन देशों की अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, सहारा, रेगिस्तान आदि की अर्थव्यवस्था। आगे दोस्तों, दूसरी विकास के आधार पर दूसरा वर्गीकरण विकासशील अर्थव्यवस्था का है। एक अल्प विकसित या विकासशील देश वह है जहां एक ओर प्रयुक्त अथवा अर्ध प्रयुक्त मानव शक्ति हो तथा दूसरी ओर अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों की कम या अधिक मात्रा में उपलब्धता पाई जाती है। तो या तो क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन अप्रयुक्त हैं, उनकी मात्रा क्या है, कम है या अधिक है की उपलब्धता पाई जाती है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाएगी। मौद्रिक प्रौद्योगिकी एवं गैर आर्थिक सीमाओं के कारण विकसित देशों की तुलना में आय, उपभोग, बचत तथा पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होता है। तो आय, उपभोग, बचत और पूंजी निर्माण का जो स्तर होता है तो विकासशील अर्थव्यवस्था में निम्न होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, विकसित अर्थव्यवस्था को तो उन स्थानों, देशों को विकसित कहा जाता है जहां उत्पादन के तीनों संसाधन, प्राकृतिक, मानवीय तथा भौतिक, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तथा उनका अनुकूलतम या समुचित उपयोग हो रहा हो। तो उन स्थानों, देशों को विकसित कहा जाएगा जहां उत्पादन के तीनों संसाधन, प्राकृतिक, मानवीय, भौतिक, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तथा उनका अनुकूलतम और समुचित उपयोग हो रहा है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता इसमें है, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, पूंजी निर्माण की निम्न दर, औद्योगिक पिछड़ापन, व्यापक बेरोजगारी, आर्थिक विषमता का अधिक होना, मौद्रिक संगठनों का अभाव, आयात की अधिकता, द्वैध अर्थव्यवस्था। सामाजिक विशेषताओं में साक्षरता का कम होना, रूढ़िवादिता, सामाजिक पिछड़ापन, जड़ता, राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक कट्टरता और
संकुचित दृष्टिकोण, ये सभी क्या है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो आर्थिक और सामाजिक दो प्रकार की विशेषताएं हो गई। विकसित तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है? तो दोस्तों आगे देख लेते हैं विकसित तथा अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अंतर। विकसित तथा अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अंतर। विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है दोस्तों? विकसित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर होती है। तो विकसित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर होती है। अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से कम होती है। तो राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से कम होती है, वो अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। और विकसित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर होती है। राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र का अधिक योगदान होता है। तो विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। और इसके विपरीत अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अधिक योगदान होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का अधिक योगदान अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में होता है। विकसित अर्थव्यवस्था में वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी ज्ञान का उच्च स्तर होता है, जबकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में वैज्ञानिक प्रगति व तकनीकी विकास का निम्न स्तर होता है। विकसित अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना का उन्नत स्तर तथा औद्योगिक रूप से समृद्ध होता है, और अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था में औद्योगिक पिछड़ापन एवं आधारभूत संरचना का निम्नतर स्तर रहता है। 5वां पॉइंट, विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का भार कम एवं उच्च जीवन स्तर होता है, और विकासशील अर्थव्यवस्था में जनघनत्व अधिक होता है और लोगों का जो जीवन स्तर रहता है वो निम्न स्तर रहता है। विकसित अर्थव्यवस्था में 6वां पॉइंट है पूंजी निर्माण की उच्च दर। पूंजी निर्माण की क्या होती है? विकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की उच्च दर होती है, और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है। मुख्यतः विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात होता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में विकसित अर्थव्यवस्था है, जबकि अल्प विकसित में क्या होता है? मुख्यतः कच्चे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात किया जाता है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि की अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों ये हो गया विकसित तथा अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अंतर। तो विकसित में क्या है? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर होती है, और अल्प विकसित में क्या होता है? राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से कम। राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अधिक योगदान होता है विकसित अर्थव्यवस्था में, जबकि राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अधिक योगदान होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी ज्ञान का उच्च स्तर विकसित में रहता है, और वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी ज्ञान का निम्न स्तर रहता है अल्प विकसित में। आधारभूत संरचना का उन्नत स्तर औद्योगिक रूप से समृद्ध होता है विकसित अर्थव्यवस्था, और औद्योगिक पिछड़ापन एवं आधारभूत संरचना का निम्नतर स्तर रहता है। जनसंख्या का भार कम होता है विकसित अर्थव्यवस्था में, उच्च जीवन स्तर रहता है, और जनघनत्व अधिक होता है निम्न अर्थव्यवस्था का, एवं लोगों का निम्न जीवन स्तर होता है। पूंजी निर्माण की उच्च दर, पूंजी निर्माण की निम्न दर अल्प विकसित में, और विकसित में पूंजी निर्माण की उच्च दर। मुख्यतः विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, और इसमें कच्चे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात होता है। विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण जैसे यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश, और अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था के उदाहरण स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था है ना, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि देशों की अर्थव्यवस्थाएं।
आगे देख लेते हैं दोस्तों वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। तो वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, और खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। तो बंद अर्थव्यवस्था में वह अर्थव्यवस्था जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं रखती है, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती हैं। तो वह अर्थव्यवस्था जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं रखती है, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती हैं तथा निजी क्षेत्र की भूमिका न के बराबर होती है। और जो निजी क्षेत्र होता है उसकी भूमिका बंद अर्थव्यवस्था में न के बराबर होती है, उन्हें बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था, यहाँ पे x माइनस m इक्वल टू 0 होता है। तो x निर्यात है और m क्या है, आयात है। तो निर्यात और आयात की जो गतिविधियां होती हैं वो शून्य होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात की गतिविधियां क्या होती हैं, शून्य होती हैं, और उसका किसी बाहरी अर्थव्यवस्था, बाह्य अर्थव्यवस्था से किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध नहीं रहता है, उसको क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निजी क्षेत्र की भूमिका न के बराबर होती है। दूसरा प्रकार है दोस्तों खुली अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था यह वह अर्थव्यवस्था है जिसका क्षेत्र शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है। तो जिसका क्या होता है, शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है। तो खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, शेष विश्व के साथ जो बाकी क्या है देश हैं उनके साथ क्या होता है, उसका आर्थिक संबंध होता है। और इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का अन्य देशों को बाह्य प्रवाह और अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं का अंतः प्रवाह होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन संव्यवहार से प्रभावित होता है। तो जो बाहरी लेन देन होता है उससे क्या होता है, पूंजी निर्माण, उत्पादन, उपभोग क्या होता है, प्रभावित होता है। खुली अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का अधिक प्रभाव रहता है। तो जो उदारवादी खुली अर्थव्यवस्था होती है उसमें उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का अधिक प्रभाव रहता है तथा आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहता है। और आयात निर्यात पे क्या रहता है, न्यूनतम प्रतिबंध रहता है। जैसे हांगकांग, सिंगापुर की अर्थव्यवस्था आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं में खुली अर्थव्यवस्थाओं के गुण हैं। तो आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्था में खुली अर्थव्यवस्था के गुण पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में अंतर। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, जबकि खुली अर्थव्यवस्था का क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से संबंध होता है। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय आय समान होते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय आय समान होते हैं, जबकि खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एवं घरेलू आय में अंतर होता है। बंद अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं शेष विश्व में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित रहती हैं, जबकि खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर शेष विश्व में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। ये क्या है, इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और इस अर्थव्यवस्था में उपभोग एवं विनियोग दोनों उत्पादन के बराबर होते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उपभोग एवं विनियोग दोनों उत्पादन के बराबर होते हैं। और खुली अर्थव्यवस्था में उपभोग तथा विनियोग का योग उत्पादन से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बंद अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त होते हैं। बंद अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण नगण्य होता है और खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजी निर्माण एवं विनियोग दोनों महत्वपूर्ण हैं। बंद अर्थव्यवस्था एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था क्या है, वास्तविक अर्थव्यवस्था है। तो इस तरह से बंद और खुली अर्थव्यवस्था में अंतर हो गया। तो बंद अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। इस अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय आय समान होते हैं। इसकी आर्थिक क्रियाएं शेष विश्व में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित रहती हैं
और इस अर्थव्यवस्था में उपभोग एवं विनियोग दोनों उत्पादन के बराबर नहीं होते हैं। इस अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त नहीं होते और इस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण नगण्य होता है और क्या है, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था होती है, बंद अर्थव्यवस्था। और इसके विपरीत खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से इसका संबंध होता है, राष्ट्रीय आय घरेलू आय में अंतर भी होता है, आर्थिक क्रियाओं पर शेष विश्व में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है, उपभोग तथा विनियोग का योग उत्पादन से अधिक भी हो सकता है और कम भी होता है। इस अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त होते हैं, पूंजी निर्माण एवं विनियोग दोनों महत्वपूर्ण हैं और क्या है, वास्तविक अर्थव्यवस्था है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सामान्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का लेखांकन करने के लिए इसे 3 क्षेत्रकों में बांटा जाता है। तो 3 क्षेत्रकों में अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, प्राइमरी सेक्टर। तो प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि एवं कृषि संबंधी गतिविधियां आती हैं, वानिकी आती है, वन लगाना, वन से जुड़े हुए जो व्यापार हैं वो आते हैं, मत्स्यन मछली पालन करना और खनन जो होता है वो खदानों से जो खनन होता है, उत्खनन, ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित क्रियाएं हैं। तो कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन, उत्खनन, ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के गतिविधियां हैं। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आता है और इसमें क्या होता है, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति सम्मिलित होते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है और इसमें परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं, तो ये सभी क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन, उत्खनन और द्वितीयक क्षेत्रक में औद्योगिक क्षेत्र, इसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, समुदाय सेवाएं आदि। आगे देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, प्राइमरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों का लेखांकन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर को। उदाहरण के लिए कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्यन, खनन, उत्खनन, ये सभी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों के कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। तो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है जो क्या करता है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुएं, अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के सकल उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। तो विनिर्मित वस्तुओं के सकल उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। इसमें सम्मिलित क्षेत्र जैसे निर्माण, भवन, विनिर्माण जैसे कपड़ा, रोटी आदि का, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति से संबंधित कार्य भी क्या है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों तृतीयक अर्थात सेवा क्षेत्रक। तो तृतीयक अर्थात सेवा क्षेत्रक क्या है, तो इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। तो ये तृतीय क्षेत्र क्या करता है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और इस क्षेत्र में क्या है, अलग अलग प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र परिवहन एवं संचार है। तो तृतीय क्षेत्र में जो सम्मिलित क्षेत्र हैं वो क्या है, परिवहन और संचार हैं। बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं इत्यादि क्या हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं ये सभी क्या हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। परिवहन, संचार ये सभी क्या हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
आगे देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रक में चतुर्थक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में चतुर्थक क्षेत्र में इस प्रकार के क्षेत्रक में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि इस क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल होते हैं। चतुर्थक क्षेत्रक में सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्या है इस क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल होते हैं। पंचम क्षेत्रक में समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों, समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों जैसे सरकार, विश्वविद्यालय, मीडिया विज्ञान दर, लाभकारी संस्थान आदि को शामिल किया जाता है। तो पंचक क्षेत्रक में क्या है, समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थान जैसे सरकार, विश्वविद्यालय, मीडिया विज्ञान, लाभकारी संस्थान आदि को शामिल किया जाता है पंचम क्षेत्रक में। तो सरकार, विश्वविद्यालय, मीडिया विज्ञान और लाभकारी जो क्या है संस्थान है उनको शामिल किया जाता है पंचम क्षेत्रक में। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं तथा समाज कल्याण के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र कहते हैं उसको। तो अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं तथा समाज कल्याण के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र उसको कहते हैं। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत सूचना अर्थशास्त्रीय तकनीकों का प्रयोग करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर मानव कल्याण का आकलन किया जाता है। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है, सूचना अर्थशास्त्रीय तकनीकों का प्रयोग करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर मानव कल्याण का आकलन किया जाता है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र संसाधनों और वस्तुओं का लोगों में इष्टतम आवंटन पर बल देता है। तो जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है दोस्तों, ये क्या करता है, संसाधनों और वस्तुओं का लोगों में इष्टतम आवंटन, लोगों के इष्टतम आवंटन पर बल देता है ताकि सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को सुनिश्चित किया जा सके। ताकि क्या हो सके, जो सामाजिक कल्याण के लक्ष्य हैं उनको क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रत्यक्ष रूप से आय के वितरण, यह प्रत्यक्ष रूप से आय के वितरण, यह प्रत्यक्ष रूप से आय के वितरण एवं सामान्य जन की भलाई से संबंधित होता है। तो कल्याणकारी जो अर्थशास्त्र है तो ये प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, आय के वितरण एवं सामान्य जन की भलाई से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि यदि सभी उपभोक्ता, सभी उत्पादक तथा न्यू उत्पादक के साधनों का इष्टतम रूप से आवंटन किया जा सके तो समाज का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि यदि सभी क्या हों, उपभोक्ता, सभी उत्पादक तथा जो नए उत्पादक हैं, न्यू उत्पादन के साधन हैं, उनका इष्टतम रूप से आवंटन किया जा सके तो समाज का क्या हो सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण सुनिश्चित किया जा सकेगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आर्थिक संरचना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय एक विशेष अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की मौद्रिक माप है। तो किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है, एक विशेष अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की मौद्रिक माप है, जो सकल घरेलू उत्पाद से ज्ञात की जाती है, जिसको जीडीपी से ज्ञात करते हैं। राष्ट्रीय आय की संरचना विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित क्षेत्रों के योगदान से स्पष्ट होती है। तो जो राष्ट्रीय आय है इसकी संरचना क्या है, अलग अलग आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं उनसे संबंधित क्षेत्रों के योगदान से स्पष्ट होती है। अतः सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को राष्ट्रीय आय की आर्थिक संरचना कहते हैं। तो जो क्या है, सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को राष्ट्रीय आय की आर्थिक संरचना कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत की आर्थिक संरचना प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीयक में किया गया गांव क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र गांव क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र में प्रशासनिक व सेवा क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों के योगदान से निर्मित है। संरचनात्मक परिवर्तन समय के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान से अंतर्दृष्टिगत होता है। अतः राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में सापेक्षिक परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों के योगदान से जो सापेक्षिक
परिवर्तन होता है उसको संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो समय के साथ साथ क्या होता है, आर्थिक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय आय में अलग अलग क्षेत्रों के योगदान में अंतर दिखाई देता है। अतः राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में सापेक्षिक परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय आर्मी प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र के योगदान में हुए सापेक्षिक परिवर्तनों को संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो ये जो द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र में योगदान में जो हुआ सापेक्षिक परिवर्तन है, इसी को क्या कहते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों वैश्विक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का नवीनतम वर्गीकरण 2016 में किया गया। तो विश्व ने भारत को विकासशील देश से समुन्नत करते हुए अब भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है। तो नवीनतम वर्गीकरण के अनुसार जिन देशों की औसत प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1005 से कम है उन्हें निम्न आय वाले देशों में वर्गीकृत किया गया है। वहीं जिन देशों की आय 1006 से लेकर 3,955 के बीच डॉलर के बीच है उन्हें निम्न मध्यम आय वाले देश की संज्ञा दी गई है। तो निम्न आय वाले देश 1005 या इससे कम प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रीय आय और निम्न मध्यम आय वाले देश 1006 से 3,955 के बीच प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय और उच्च मध्यम आय वाले देश 3,956 से 12,235 के बीच प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वाले देशों को कहते हैं। तो याद रखेंगे उच्च आय वाले देश $12,236 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वाले देश होते हैं। तो उच्च क्या है, आय वाले देश में $12,235 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वाले देशों को शामिल किया जाता है। तो निम्न आय वाले में $1005 से कम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होनी चाहिए और निम्न मध्यम आय वाले देशों में 1006 से 3,955 के बीच और उच्च मध्यम आय वाले में 3,956 से 12,235 के बीच और जो उच्च आय वाले देश हैं उसमें $12,236 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यदि है उस देश की तो उसको क्या कहेंगे, उच्च आय वाला देश कहेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों निम्न आय समूह में 31 देश, निम्न मध्यम आय समूह में 51 देश, उच्च मध्यम आय समूह वाले देशों में 53 देश और उच्च आय वाले देशों में 80 देश हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे निम्न आय समूह वाले देशों में 31 देश हैं, निम्न मध्यम आय समूह वाले देश में 51 देश और उच्च मध्यम आय समूह वाले देश में 53 देश और उच्च आय वाले देशों में 80 देश हैं। आगे देख लेते हैं विभिन्न वस्तुओं की श्रेणियां। तो सबसे पहले देख लेते हैं सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं। सार्वजनिक वस्तुएं पब्लिक गुड्स क्या होता है, तो ऐसी सभी वस्तुएं तथा सेवाएं जिनकी व्यवस्था लोगों के लिए उपलब्धता सरकार द्वारा बजटरी व्यवस्था के माध्यम से नहीं की जाती परंतु जिनका उपयोग सामूहिक होता हो, अर्थात किसी के उपभोग में वृद्धि दूसरे के उपयोग में कमी नहीं लाती है। तो ऐसी वस्तुएं तथा सेवाएं जिनकी व्यवस्था या लोगों के लिए उपलब्धता क्या होती है, सरकार के द्वारा अपने बजट के द्वारा नहीं की जाती है परंतु जिनका उपयोग सामूहिक होता है, लेकिन इनका उपयोग क्या होता है, सभी लोग करते हैं, अर्थात किसी के उपभोग में वृद्धि दूसरे के उपभोग में कमी नहीं लाती है। तो इनके उपभोग से किसी व्यक्ति को इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी कीमत नहीं चुकता कर सकता जिससे अपवर्जन के सिद्धांत का न लागू होना कहते हैं। तो जिसको क्या कहते हैं, अपवर्जन के सिद्धांत का न लागू होना कहते हैं। और शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे वायु। तो वायु क्या है, सार्वजनिक वस्तु है। आगे देख लेते हैं दोस्तों निजी वस्तुएं प्राइवेट गुड्स। अगला है हमारा निजी वस्तु प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं। तो ऐसी वस्तुएं तथा सेवाओं को निजी वस्तुएं कहा जाता है जिनकी उपलब्धता बाजार द्वारा निश्चित की जाती है। तो जिसकी उपलब्धता क्या होती है, बाजार के द्वारा निश्चित की जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, निजी वस्तुएं कहते हैं। और जिसका सामूहिक उपयोग संभव नहीं है, और जिसका क्या है, सामूहिक उपयोग संभव नहीं है, तो इस प्रकार की वस्तुओं के उपयोग से किसी भी व्यक्ति को वंचित होना पड़ सकता है।
तो इस प्रकार के जो वस्तुएं हैं, निजी वस्तुएं से किसी भी व्यक्ति को क्या हो सकता है, वंचित होना पड़ सकता है, जिनके पास क्रय करने के लिए साधन नहीं है। तो निजी वस्तुएं जिनके पास साधन है क्रय करने के लिए, वही क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो इन वस्तुओं के उपयोग में वृद्धि से अन्य लोगों के लिए इनकी उपलब्धता में कमी हो सकती है। तो इन वस्तुओं का यदि उपयोग क्या हो, उपयोग में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो जो अन्य लोगों के लिए निजी वस्तुओं की उपलब्धता है वो क्या हो जाएगी, कम हो सकती है। आगे देख लेते हैं मिश्रित वस्तुएं क्या होती हैं। ऐसी वस्तु जो न तो शुद्ध रूप से सार्वजनिक वस्तु हो और ना ही शुद्ध रूप से क्या हो, निजी वस्तु हो, बल्कि उनमें दोनों के लक्षण विद्यमान हो, उसको मिश्रित वस्तुएं कहा जाएगा। तो जिनमें क्या हो, न तो निजी हो न तो सार्वजनिक हो, दोनों का मिश्रण हो, तो उसको मिश्रित वस्तुएं कहा जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों मेरिट वस्तुएं। तो ऐसे निजी वस्तुओं को मेरिट वस्तुएं कहा जाता है। ऐसी निजी वस्तुओं को मेरिट वस्तुएं कहा जाता है जो किसी वर्ग विशेष के या समुदाय के किसी भाग के लिए इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण होती हैं कि उनकी व्यवस्था उस वर्ग विशेष के लिए सरकार द्वारा बजट माध्यम से करनी पड़ती है। तो इसका क्या, मेरिट वस्तुएं क्या होती हैं, सरकार किसी क्या करती है, समुदाय विशेष के लिए बजट के माध्यम से, है ना, उन वस्तुओं के लिए किसी विशेष समुदाय के लिए या किसी विशेष वर्ग के लिए क्या कर देता है, उनकी व्यवस्था बजट के माध्यम से करती है सरकार। तो उसको क्या कहते हैं, मेरिट वस्तुएं कहते हैं। जैसे गरीब वर्ग के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था करना मेरिट वस्तुओं के उदाहरण हैं। आगे देख लेते हैं स्थानीय वस्तुएं क्या हैं। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसी सार्वजनिक वस्तुएं जिनसे उत्पन्न होने वाला लाभ स्थानीय लोगों को प्राप्त होता है, उसे स्थानीय वस्तुएं कहते हैं। तो ऐसी सार्वजनिक वस्तुएं जिससे उत्पन्न होने वाला लाभ स्थानीय लोगों को प्राप्त होता है, उसे स्थानीय वस्तुएं कहते हैं। जैसे गांव के अंदर स्थित तालाब, जैसे गांव के अंदर यदि कोई तालाब है तो वो क्या है, स्थानीय वस्तु का उदाहरण है। सफ़ेद वस्तुएं, व्हाइट गुड्स, उच्च आय वर्ग वाले व्यक्तियों द्वारा घरेलू उपयोग की वस्तुएं जो बृहद यंत्र हो, जिनका परिचालन कठिन हो तथा इनको एक अस्थायी जगह पर रखा जाता हो, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आदि क्या हैं, सफ़ेद वस्तुओं के उदाहरण हैं। कुकिंग अप्लायंस के उदाहरण जो सफ़ेद वस्तुएं, जिनको सफ़ेद वस्तुएं कहा जाता है। अमेरिकी संबंध में व्हाइट गुड्स से तात्पर्य लीलैंड से है, लीलेन से है। नारंगी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनको कुछ निश्चित समय और मौसम वर्ष के बाद किसी निश्चित समय और मौसम वर्ष के बाद बदल दिया जाता है, इसे ऑरेंज गुड्स नारंगी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कपड़े क्या है, नारंगी वस्तुओं के उदाहरण हैं। इनको क्या करते हैं, एक निश्चित समय और मौसम के बाद बदल दिया जाता है, इस कारण से ये ऑरेंज गुड्स नारंगी वस्तुएं कहलाते हैं। लाल वस्तुएं वह वस्तु हैं जो बाह्य रूप से क्या होती हैं, परिवर्तनीय हैं एवं जो निम्न लाभांश सीमा प्रदान करती हैं। और क्या करती हैं, निम्न लाभांश सीमा प्रदान करती हैं, उनको क्या कहते हैं, लाल वस्तुएं कहते हैं। जैसे खाद्य उत्पाद क्या है, लाल वस्तुओं के उदाहरण है। पीली वस्तुएं, ऐसे उत्पाद जिस पर अधिक लाभांश सीमा होता है तथा एक लंबे समय के बाद बदले जाते हैं, इनको येलो गुड्स की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, येलो गुड्स की संज्ञा, गुड्स यहाँ पे है, येलो गुड्स की संज्ञा दी जाती है। याद रखेंगे, ऐसे उत्पाद जिन पर अधिक लाभांश सीमा होता है तथा एक लंबे समय के बाद बदले जाते हैं, उनको येलो गुड्स की संज्ञा दी जाती है। भूरी वस्तुएं, ब्राउन गुड्स, ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य उत्पादों जैसे रेडियो, स्टीरियो, टेलीविजन आदि को ब्राउन गुड्स कहते हैं। प्रारंभ में यह सभी यंत्र लकड़ी के कैबिनेट में असेंबल होकर आते थे, इस कारण इनको ब्राउन गुड्स कहा जाता था। तो ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य उत्पादों जैसे रेडियो, स्टीरियो, टेलीविजन आदि को ब्राउन गुड्स कहते हैं। पहले ये क्या होते थे, लकड़ी के कैबिनेट में असेंबल होकर इकट्ठे करके लाए जाते थे, इस कारण से इनको ब्राउन गुड्स कहा जाता था। आगे दोस्तों गिफिन गुड्स क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि तथा कीमत में कमी होने पर मांग में कमी होती है, गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि तथा कीमत में कमी होने पर मांग में कमी होती है, गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। इस वस्तु का उपयोग समाज का अत्यंत निम्न आय वर्ग समूह करता है, इसलिए जब गिफिन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वह अन्य वस्तुओं का उपभोग कम करके
उपभोक्ता इसकी मांग बढ़ाता है और सामान्यतः इनकी कीमतों में वृद्धि आपदाओं के समय होती है। तो गिफिन गुड्स की कीमतों में वृद्धि आपदाओं के समय होती है। ऐसे समय में ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि तथा कीमत में कमी होने पर मांग में कमी होती है, गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इन्फीरियर गुड्स क्या है? ऐसी वस्तु जिसकी मांग तथा उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध होता है। तो मांग और उपभोक्ता की आय में क्या होता है? प्रतिकूल संबंध होता है। तो उसको क्या कहते हैं? इन्फीरियर गुड्स कहेंगे। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर भी ऐसी वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है। तो उपभोक्ता की आय में यदि वृद्धि होगी तो ऐसी वस्तुओं की मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इस प्रतिकूल संबंध का कारण है कि वस्तु की निकट स्थानापन्न विकल्प तथा श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली अनेक वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होती हैं। तो श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली अनेक वस्तुएं क्या होती हैं? बाजार में उपलब्ध होती हैं। जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता प्रायः बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तु को खरीद लेता है। बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तु को खरीद कर आवश्यकता की पूर्ति करना चाहेगा और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसी वस्तु जिसकी मांग तथा उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध होता है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर भी ऐसी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। इस प्रतिकूल संबंध का कारण है कि जो संबंधित वस्तु की निकट स्थानापन्न विकल्प है तथा श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली अनेक वस्तुएं बाजार में क्या हैं? उपलब्ध हैं। जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता प्रायः बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तु को खरीदकर आवश्यकता की पूर्ति करना चाहेगा और ऐसी स्थिति में क्या होता है? स्वाभाविक रूप से निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। आगे देख लेते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। तो स्थानापन्न वस्तु वह वस्तु है जिसमें कोई जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग में लाई जाती है। तो एक वस्तु के बदले में जो प्रयोग में लाई जाएगी, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है स्थानापन्न, जो कि एक दूसरे के बदले में प्रयोग लाई जा सके, उसको क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय और काफ़ी, चीनी और गुड़, इनको एक दूसरे के स्थान पर क्या कर सकते हैं? प्रयोग में ला सकते हैं। तो किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर अन्य वस्तु की मांग पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यदि क्या है, स्थानापन्न वस्तुओं में कोई वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तब अन्य वस्तु की मांग पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब आगे हमारा पूरक वस्तुएं या कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? तो जब किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग करनी पड़ती है तो उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। तो जब क्या होता है, किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग करनी पड़ती है, उनको पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेन और स्याही, कार और पेट्रोल, मक्खन व डबल रोटी आदि, ये क्या है? पूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो यहीं से दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।